नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मयंक शर्मा आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश और आज की यह क्लास उस प्रकाश वाले चैप्टर की अंतिम क्लास है। हम पढ़ रहे थे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण और वहां पर हम 3 कंडीशनों के बारे में बात कर चुके हैं और आज की हमारी ये चौथी कंडीशन है जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य हो। और आप जानते हैं बच्चों कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह 2F2 और अनंत के मध्य होगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो चलिए करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। ये रहा आपका उत्तल लेंस और ये रही उसकी मुख्य अक्ष। अब आप जानते हैं वस्तु कहां रखी हुई है, इसे 2F1 और F1 के क्या रखी है, मध्य में रखी है। ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका 2F1। पहला नियम क्या है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको पता नहीं चलता कि बीच में कैसे आएगी तो आप क्या बना लीजिए, द्वारक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु का नाम क्या पड़ा, मुख्य फोकस। और तीसरा नियम क्या है आपका बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये F2 और इतनी दूरी पर क्या बनेगा, 2F2। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं उस बिंदु पर तीर के चिन्ह का मुंह और पैर कहां पर, मुख्य अक्ष पर। तो आप पा रहे हैं कि हमारा जो बिंब है वह प्रतिबिंब से कैसा है, छोटा, और यही होगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप। तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप में क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 व अनंत के मध्य। कैसा है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए कैसा है, वास्तविक व उल्टा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो ये रही आपकी चौथी कंडीशन और चौथी कंडीशन के लिए रहा आपका प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम बात करते हैं 5वीं कंडीशन की। आराम से बनाया करें, प्रसन्न चित्त होकर बनाया करें, गाने गाते जाओ और बनाते जाओ क्या, इन डायग्रामों को। पहली किरण कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। और तीसरा नियम क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। तो चलिए चलते हैं 5वीं कंडीशन पर और उसका नाम क्या है, जब वस्तु F1 पर हो। तो बहुत याद करते हैं F1 को हम। तो कौन सी कंडीशन को याद कर रहे हैं अब, F1 को। तो बहुत याद करते हैं F1 को हम। और चलिए चलते हैं F1 वाली कंडीशन पर, कंडीशन की। और क्या है बच्चों, जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर, तो आप जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, अनंत पर। और जब प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है तो अपवर्तित प्रकाश किरणें कहां जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो चलिए जब हमने दर्पण के पढ़ लिए ना तो अपवर्तन के तो और भी आसान है। और इस बात को वही बच्चा समझ पाएगा जिसने हमारी ही क्लास से क्या देखा होगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। क्योंकि वही प्रोसेस लगातार चलती आ रही है। तो जो बातें मैंने परावर्तन में कही थी उन्हीं बातों को मैं यहां कह रहा हूं। तो जिस बच्चे ने परावर्तन में गोली दर्पण से निर्माण किए थे प्रतिबिंबों के, वो यहां भी इन बातों को समझ पा रहा होगा। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तीसरा नियम क्या है बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि पहला और तीसरा नियम ही काम आएगा। और तीसरा नियम क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। आप देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वे कैसी जा रही हैं, समानांतर जा रही हैं। और जब प्रकाश किरणें समानांतर जाती हैं तो यह कभी भी क्या नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी जाकर के नहीं मिलेंगी। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर।
तो वही वापस से जो आप हर प्रतिबिंब में के निर्माण के समय कर रहे हैं, क्या प्रतिबिंब की स्थिति और उसका स्वरूप। तो बच्चों कहां बन रहा है आपका प्रतिबिंब? अनंत पर। अब देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और आप देख रहे हैं कि दोनों अपरिवर्तित किरणें जो हैं वो कैसी हैं, रियल में जाकर के मिलेंगी, लेकिन कहां मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगे तो सही, चाहे कहीं भी जाके मिले, हम कह रहे हैं कि अनंत पर जाकर मिलेंगी, लेकिन वास्तव में तो मिलेंगी। और जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वास्तविक। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वही कैसे होते हैं? उल्टे। और तीसरा क्या बन जाएगा आपका? वस्तु से। अब ये बड़ा नहीं है बच्चों, ये बड़ा नहीं है, इतना बड़ा होगा कि हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे। ये मुख्य अक्ष है और अनंत कहां पर है? अनंत का तो कोई अंत ही नहीं है। तो आप लगा लीजिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है। तो आप क्या कहोगे? वस्तु से अत्यंत बड़ा। वस्तु से अत्यंत बड़ा। तो हमने याद कर ली कौन सी कंडीशन? पांचवी। बहुत याद करते हैं F1 को हम, और F1 पर वस्तु जब रखी हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां होगा? अनंत पर। गाना इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा गाओगे तो फिर इसको भूल जाओगे और आप गाना गाते रह जाओगे। तो याद रखना, जब वस्तु कहां पर हो? F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कि जब तुम F1 पर खड़े होगे तो मुझे तुम्हारा तस्वीर कहां दिखाई देगी? अनंत पर दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी? अनंत पर दिखाई देगी। कि तेरा मलूक सो छोरा, कि तेरा मलूक सो चेहरा, वो कहां दिखे? अनंत पर दिखे। कब? जब तू काय पे खड़ी रहे? F1 पे। तो जब तू F1 पे खड़ो है या तू F1 पे खड़ी है तो तेरा प्रतिबिंब मेरे को अनंत पे दिखे से। तो याद रखियो कि जब वस्तु काय पे हो? F1 पे, तो प्रतिबिंब काय पे दिखे हैं? अनंत पे। अब बात करते हैं कौन सी कंडीशन की? छठी कंडीशन की। और चलिए वह छठी कंडीशन क्या होगी? जब वस्तु कहां पर हो? F1 और O के मध्य। और चलते हैं अगली कंडीशन पर। बात करते हैं छठवीं कंडीशन की, और वह क्या है? जब वस्तु F1 और O के क्या रखी हो? मध्य में रखी हो। तो वही बच्चों पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो कौन सा बिंदु हो गया आपका? F2। इस F1 को थोड़ा सा पास लाइए। अब तीसरा नियम क्या है आपका? कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। और याद रखना यह किरण कैसी जाएगी? समानांतर नहीं होगी। अब आप पा रहे हैं कि जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं वह कैसी नहीं है? समानांतर नहीं है। ये किरण और ये किरण एक कमल के फूल की तरह खिल रही है। जब ये कमल के फूल की तरह खिल रही हैं तो यदि आप इन्हें पीछे की ओर बढ़ाओगे तो पीछे की ओर बढ़ाने पर आप ये पाओगे कि यह प्रकाश किरणें जिद ओर क्या रखी हुई है आपकी वस्तु, उस ओर ही जाकर के मिल जाती है। जहां मिल रही है वहां तीर के चिन्ह का मुंह यानी कि वस्तु का मुंह, और पैर कहां पर बच्चों? मुख्य अक्ष पर। तो वो हो गया आपका F1 बिंदु, और क्या हो गया आपका 2F1, और ये क्या हो गया आपका 2F2। तो कौन सी कंडीशन हो गई? छठवीं। और क्या कहती है छठी कंडीशन? जब वस्तु कहां पर हो? F1 और O के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु की ओर। याद रखना 2F1 के बाद बनाइएगा। अब वही मैं बात करता हूं प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप की। तो कहां बनेगा बच्चों? वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बनेगा? आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट के रूप में किरणें मिल रही हैं, और जब डॉट डॉट के रूप में किरणें मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, और वस्तु से कैसा? बड़ा। वस्तु से बड़ा। तो जब आप कहां खड़े हुई हो? F1 और O पे खड़े हुए हो। तो गाइए गाना कि जब तुम F1 और O के मध्य खड़े हुए हो या खड़ी हुई हो तो मुझे तुम्हारा आभासी ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? आभासी। कहां पर? जब F1 और O के मध्य खड़े हुए हो। तो जब आप F1 और O के मध्य खड़े होते हैं तो आप मुझे आभासी से दिखाई देते हैं, यानी कि वास्तविक नहीं बन रहा, केवल कल्पनात्मक तौर पर बस दिखाई दे रहा है।
सपनों में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? सपनों में। तेरी याद मुझे तड़पाए और तू मेरे सपनों में आए, तो सपनों में आ रही है। किसमें आ रहे हैं अपन? सपनों में। तो याद रखना, यह जो आपका छठवां कंडीशन है वो सपनों में आ रही है। तेरी याद मुझे सताए और तू मेरे सपनों में आए, तो याद रखना छठवीं कंडीशन में प्रतिबिंब कहां आता है? सपनों में आता है। मतलब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो बच्चों, हमारे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब क्या हो गए हैं? समाप्त। अब हमारे टॉपिक है अवतल उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब समाप्त हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। बात करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की। तो बच्चों, कौन सी कंडीशन हमारी? पहली, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। दो ही कंडीशन है, एक तो वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर, और एक कहां होगी? अनंत और ओ के मध्य। तो क्या होता है? पहला वही नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आएंगी, वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, आप जानते हैं बच्चों कि अवतल लेंस फैलाता है और उत्तल क्या करता है? इकट्ठा। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यही क्या है? बेस है किसका? डायग्राम बनाने का। तो ये फैल रही है प्रकाश किरणें। अब पहला नियम क्या कहता है आपका कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर आकर के मिलती क्या होती हैं? प्रतीत होती है। तो देखना, यदि इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो क्या होंगी? ये इस मुख्य फोकस पर मिलती क्या होगी? प्रतीत। अब वही कंडीशन प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप कहां बनेगा? मुख्य फोकस यानी F1 पर। याद रखना, उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस होता है F2 यानी कि दाईं ओर, और अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस का होता है बाईं ओर यानी कि F1। कैसा होगा? आभासी और सीधा और बिंदु के आकार का। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, और यह हमारे प्रतिबिंब निर्माण की अंतिम कंडीशन होगी। क्या? कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य किसी भी बिंदु पर रखी हुई हो। तो चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर। तो हम बात करते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन की, और दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहां पर हो? अनंत और O के मध्य किसी भी बिंदु पर रखी हो। याद रखना, किसी भी बिंदु पर रखी हो सकती है, परंतु प्रतिबिंब कहां बनेगा? F1 और O के मध्य ही बनेगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार ही वस्तु को कहां रखा हुआ है? 2F1, और F1 के कहां रखा हुआ है? मध्य में रखा हुआ है। तो पहला नियम क्या कहता है आपका कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के आती क्या होती हैं? प्रतीत होती है। और तीसरा नियम क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजरे जाती है। तो ये सीधी गुजर गई और ये पीछे से आती कहां से प्रतीत हो रही है? या F1 से, या F1 पर मिलती क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो जिस पर दोनों किरणें मिल रही हैं उस पर क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या? तीर के चिन्ह का मुंह और पैर कहां पर? मुख्य अक्ष पर। तो आपने पाया कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है? F1 और O के मध्य। कैसा है? आभासी और सीधा, और हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। तो ये कंडीशन थी किसके लिए? अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब के निर्माण की। तो आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से ही क्या कर चुके हैं? प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर और पढ़ेंगे लेंस के लिए कार्त चिन्ह परिपाटी, फॉर्मूला, लेंस सूत्र और आवर्धन के बारे में करेंगे चर्चा। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। हम बात करते हैं बच्चों कार्त चिन्ह परिपाटी की। और किसके लिए पढ़ रहे हैं? लेंसों के लिए। तो परिभाषा वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेम टू सेम है, नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। दाईं ओर मापी गई दूरी कैसी होती है? धनात्मक। ऊपर जब चलते हैं अपन किसके? मुख्य अक्ष के, तो मापी गई दूरियां होती हैं धनात्मक, और जब अपन चलते हैं मुख्य अक्ष के नीचे तो मापी गई दूरियां कैसी होती है बच्चों? ऋणात्मक। तो यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे दर्पणों में ही। अब देखना, सिर्फ इतना से समझना है लेंस में कि कौन से लेंस के लिए कौन सी चीज पॉजिटिव होगी या कैसी होगी? नेगेटिव। तो मैंने समझने के लिए इधर मैं लिखा हूं उत्तल लेंस, और इधर मैंने क्या लिखा है? अवतल लेंस। आपने यही तो आपका कौन सा लेंस है? उत्तल। और ये कौन सा है? अवतल। अब देखना, आप जानते हैं बच्चों कि उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस कहां होता है? F2।
यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह दाईं ओर आकर के मिलती हैं। जबकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अवतल लेंस के लिए जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह इस F1 पर आकर के मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत। यानी कि अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस क्या है, F1, और इसके लिए मुख्य फोकस किधर है, F2, यानी दाईं ओर और बाईं ओर। और प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम यहां क्या कह रहे हैं, आपका फोकस दूरी कह रहे हैं। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कहां होगी, दाईं ओर, और दाईं ओर होगी तो कैसी होगी, धनात्मक। अब U जो होता है इसके लिए मैं दोनों के तुलनात्मक लिखूं तो F इसके लिए कहां पर है, बाईं ओर, तो इसके लिए कैसा होगा, नेगेटिव। अब U आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था, U क्या है, बिंब की दूरी, और बिंब को हमेशा लेंस हो या दर्पण हो बाईं ओर रखा जाता है। और बाईं ओर मापी गई दूरी कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक। तो चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो कैसा हो, अवतल, दोनों के लिए ही दूरियां कैसी आएंगी, ऋणात्मक आएंगी। अब हम बात करते हैं V की, और V क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है, दाईं ओर, और दाईं ओर मापी गई दूरी कैसी आती है बच्चों, धनात्मक। इसी प्रकार से इसके लिए प्रतिबिंब कहां बना, अभी आपने देखा था कहां पर बना था, बाईं ओर बना था। और जब प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा तो वो सिंपल सी कहानी है, जहां मुख्य फोकस वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसके लिए मुख्य फोकस कहां पर है, बाईं ओर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, बाईं ओर, और बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। H क्या होता है आपका, बिंब की ऊंचाई, और बिंब को हमेशा कहां रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर, क्योंकि बिंब हमेशा कैसा रखा जाएगा, सीधा। तो ऊपर मापी गई दूरियां कैसी आती है बच्चों, धनात्मक। और अब मैं बात करता हूं H डैश की। H डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। और आपने पाया था कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब सामान्यतः कैसे होते हैं, आभासी। कंफ्यूज मत होइएगा, छठवीं कंडीशन के लिए सामान्यतः इस कार्य चिन्ह परिपाटी की बात नहीं कर रहे कि आप बहुत सारे कार्य चिन्ह परिपाटी जो होगी वो बी छठवीं कंडीशन के लिए तो कहां बनता है, बाईं ओर, तो उसकी बात नहीं कर रहे, सामान्य बात करें 5 कंडीशनों के हिसाब से। H डैश कहां बनता है, H डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। कहां बनता है प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के नीचे, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाइयां कैसी होती हैं बच्चों, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा था, मुख्य अक्ष के ऊपर, और मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई जो ऊंचाइयां होती हैं वह आप जानते हो कैसी होंगी, धनात्मक। तो यह रही आपकी कार्य चिन्ह परिपाटी, किसके लिए, लेंसों के लिए। अब हम बात करते हैं लेंस सूत्र की और आवर्धन सूत्र की। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र और आवर्धन। यदि आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था किसमें संबंध होता है, एफ बी और यू में। ऐसे ही लेंस सूत्र भी किसमें संबंध होता है, एफ बी और यू में। अब आप याद कीजिए दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था आपने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कुछ नहीं करना, जो आपने दर्पण फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कैसे याद करवाया था, 1/v पहले रखो और 1/u बाद में रखो। तो बस उसी के हिसाब से अब आप क्या कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आवर्धन की। आवर्धन के बारे में आप पढ़ चुके थे कि कोई भी जो प्रतिबिंब होता है वह बिंब से कितना गुना आवर्धित दिखाई दे रहा है, वही क्या कहलाती है उस लेंस की आवर्धनता। यानी कि आप उसका तात्पर्य समझ चुके थे कि कोई भी प्रतिबिंब, जैसे मैंने आपको समय में समझाया था कि मान लीजिए डॉट है, अब आप किसी आवर्धक लेंस का उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे किसी लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसको जूम करके देखते हैं, और जूम करके जब हम देखते हैं तो ये जो छोटी चीज है वह हमें बड़ी दिखाई देती है। अब क्या एक्चुअलिटी में हमें जो बिंब है वह बड़ा हो गया क्या, नहीं, इस बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे बड़ा करके दिखाया जा रहा है, किसके द्वारा, इस आवर्धक लेंस के द्वारा। तो कोई भी बिंब प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ा दिखाई देता है वही क्या कहलाती है, उसकी आवर्धनता। लेकिन एक्चुअलिटी परिभाषा क्या है, फॉर्मूले बेस। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को दर्शाते हैं एम से,
प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है एच डैश, और बिंब की ऊंचाई क्या है एच। अब बहुत बार आपको क्या करेगा, एच डैश और एच नहीं देगा तो आपको क्या दे देगा यू और बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम बराबर बी अपॉन यू। बी क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या होती है बिंब की दूरी। तो एक नई परिभाषा और आगे लेंस के लिए बच्चों याद रखना क्या, कि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है 2023 में, 2024 के एग्जामों में और उससे पहले भी लगातार पूछी गई है। कभी खाली जगह में दे देता है या आपसे सीधा कह देता है। तो यदि मान लीजिए खाली जगह में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u का अनुपात खाली जगह कहलाता है। किसके लिए, लेंस के लिए। दोबारा सुनना कि किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी का अनुपात खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, आवर्धन कहलाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एम बराबर बी अपॉन यू वाला। यही पूछा जाता है सामान्यतः और खाली जगह में पूछ लिया गया है बहुत बार। और पिछले साल तो खाली जगह में पूछा गया था 24 में, और वैसे पूछ लिया गया था। बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं ना 22वें 21वें नंबर का, तो वहां भी पूछ लिया गया था। क्योंकि आप जानते हैं जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी पार्ट में डिवाइड आते हैं, 1 2 3 ऐसे पार्ट में डिवाइड आते हैं। तो किसी भी एक पार्ट में इसको दे दिया गया था, खाली जगह में भी आया था और फिर पूछ लिया गया दोबारा से। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं इन दोनों फॉर्मूलों को मिला दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो LHS बराबर दोनों का, ये भी एम और वो भी क्या है एम, तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा एम बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर बी अपॉन यू। और एक क्या है आपका लेंस का आवर्धन है। तो आपने देख लिया गोलीय लेंस के फॉर्मूले में और आवर्धन के फॉर्मूले में दर्पण से सिर्फ अंतर किसका है, माइनस का। वहां पर प्लस था, यहां क्या हो गया माइनस, और वहां यहां क्या था माइनस, यहां क्या हो गया है प्लस। तो बस यही अंतर होता है बच्चों, और कोई अंतर नहीं है इन फॉर्मूलों में। अब हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक की इस चैप्टर की, और वह है लेंस की क्षमता। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों लेंस की क्षमता। तो देखना, समझिएगा लेंस की क्षमता को। आप कभी नेत्र चिकित्सक के पास गए होंगे, जब कभी हमारी आंखें खराब होती हैं या हमारी नहीं हुई या किसी और की हो गई, तो हम उसके साथ जाते हैं। और आपने पाया होगा कि जो चिकित्सक होता है वह आपको अलग एक फ्रेम सा पहनाता है, और उस फ्रेम में फिर आपको आपकी आंखों को क्या करता है, ब्लाइंड कर देता है। एक आंख को बंद कर देगा और फिर आपको अलग अलग क्षमता के क्या लगाएगा, लेंस लगाएगा, और आपसे कहेगा कि बताइए आपको कब अच्छा दिख रहा है या साफ दिखाई दे रहा है। और जब आप कहते हैं कि भाई मुझे अब साफ दिख रहा है, तो वही नंबर आपको सेट कर दिया जाता है। जो चश्मे में जो लेंस लगा रहे हैं या जो लगाए जा रहे हैं, उस प्रत्येक लेंस की जो क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है। आप बच्चों ये भी जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका था कि कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी वस्तु का साफ प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब प्रकाश की किरणें कहां मिल रही होंगी, उसके रेटिना पर मिल रही होंगी। यदि रेटिना पर मिल रही हैं तो दिखाई देगा साफ, वरना क्या उत्पन्न हो जाएगा, नेत्र दोष उत्पन्न हो जाएगा और हमारे क्या लग जाते हैं, फिर चश्मे लग जाते हैं। तो यही सवाल है कि उन प्रकाश किरणों को मिलाने के लिए किसी लेंस के द्वारा कितनी प्रकाश किरणों को मिलाया जा रहा है या फैलाया जा रहा है, किसके लिए, रेटिना पर फोकसित करने के लिए, वही उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। तो बच्चों परिभाषा क्या है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण, अभिसरण मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, या अपसरण करने की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। अब सूत्र क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है कि लेंस की जो क्षमता होती है P, वह क्या होता है 1 अपॉन फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी के उल्टे का उल्टा जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है उसके बराबर होती है। तो फॉर्मूला क्या आ गया क्षमता का कि P बराबर 1 अपॉन F, और F क्या है आपकी फोकस दूरी। याद रखना, फॉर्मूले से मैं एक परिभाषा और निकाल सकता हूं क्या, कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम भी क्या कहलाएगा बच्चों, लेंस की क्षमता कहलाएगा। तो एक परिभाषा और आ गई
कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। अब मैं बात करता हूं, जब भी कोई फॉर्मूला आएगा या कोई राशि आएगी तो उसका क्या निकाला जाता है बच्चों, एसआई मात्रक। और आप अक्षर 9 में पढ़ चुके हैं एसआई मात्रक। अब देखो समझ लीजिएगा, जब हम विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीजें वहां बहुत काम आएगी। मुझे मात्रक किसका चाहिए, लेंस की क्षमता का। फिर बेटा कैसे आएगा, आएगा ऐसे कि जो उसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जितनी भी राशियां आ रही हैं, क्या आ रही है इसमें, एक तो एक आ रहा है और एक क्या आ रहा है, फोकस दूरी। यदि मैं, अब एक तो कोई राशि है ही नहीं, एक तो क्या है, संख्या है। तो यदि मैं इस एफ का मात्रक निकाल लूं तो किसका मात्रक आ जाएगा, क्षमता का मात्रक आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला क्या बना, मतलब फॉर्मूला नहीं प्रकार समझने के लिए है कि एक बटे यदि फोकस दूरी का मुझे ऐसा ही मात्रक पता हो तो वो ही मात्रक किसका आ जाएगा, लेंस की क्षमता का। अब दूरी का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, मीटर। एम क्या है, मीटर है। 1/m कह लीजिए, यानी कि पर मीटर। या इस यदि m को ऊपर घात कितनी है, 1। और यदि इस m को मैं कहां लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं, तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे मीटर इनवर्स। क्या कहेंगे बच्चों, मीटर इनवर्स। तो याद रखना, यदि मात्रक के ऊपर घात हो माइनस के 1 तो उसे बोलते हैं 1 मीटर इनवर्स। तो इस प्रति मीटर या मीटर इनवर्स को ही क्या कहा जाता है, डाइऑप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डाइऑप्टर। और इस डाइऑप्टर को दर्शाते हैं हम कैपिटल डी से। तो आपके पास लेंस की क्षमता का मात्रक आ गया क्या, डाइऑप्टर, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। अब एक बात याद रखना, शर्त है एक, और वो शर्त क्या है प्यारे बच्चों, शर्त यह है कि लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर तभी होगा, कब, जब फोकस दूरी जो है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में। जी हां, ये शर्त है किसके लिए, डायोप्टर मात्रक होने के लिए। यदि आपने लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर लिखा है तो आप फोकस दूरी को किस में लेंगे, मीटर में। तो मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था, वहां दिया हुआ था कि किसी फोकस दूरी का किसी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा यदि उस लेंस की फोकस दूरी खाली जगह में होगी तो किस में होगी, मीटर में। याद रखना, एम है यहां पर मीटर, और मीटर होगा जब फोकस दूरी, तभी उस लेंस की क्षमता को हम क्या कह सकते हैं, डायोप्टर कह सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक परिभाषा और है इसमें, मुझे परिभाषा निकालनी है एक डायोप्टर की। किसकी परिभाषा निकाल रहे हैं अपन, एक डायोप्टर की। तो समझना, विद्युत धारा वाले चैप्टर में भी बहुत सारी परिभाषा आएंगी, एक एक की परिभाषा तो बहुत बार आएगी। तो मुझे परिभाषा निकालनी है एक डायोप्टर की, और कैसे निकाली जाएगी, देखो समझना गौर से। आपका जो डायोप्टर है, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, डी जो है वो क्या है, 1/m, यानी कि मीटर का जो व्युत्क्रम, मीटर जो है 1/m या मीटर इनवर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, डायोप्टर कह रहे हैं। अब यदि मैं फोकस दूरी का मान क्या कर दूं, 1 मीटर कर दूं। यदि मान लीजिएगा आप ऐसा लेंस लें जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो क्या उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो यदि इसे फोकस दूरी को 1 मीटर कर दिया जाए तो आपका जो लेंस आएगा उस लेंस की क्षमता भी कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो बच्चों परिभाषा आ गई एक डायोप्टर की, और परिभाषा क्या बनी कि ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। तो याद रखना, ऐसी परिभाषाएं आप तो धारा में बहुत पढ़ने वाले हो, और कुछ नहीं करना, आसान होती हैं। जितनी राशियां दी होती हैं मात्रक में, उन सभी राशियों को एक एक करना होता है और उन्हें परिभाषा में शामिल करना होता है। जैसे हमने यहां पर किया, यहां पर तो केवल राशि एक ही है, क्या, फोकस दूरी, और उसको अपन ने क्या कर दिया, उसके मात्रक को 1 कर दिया और उसे परिभाषा में इंक्लूड कर लिया। कैसे, कि ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, उस लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी, 1 डायोप्टर कहलाएगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसी में। यदि मान लीजिएगा मैं आपसे ये कहूं कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो आपको डॉक्टर ये कहता है कि बेटा आपका जो चश्मा है वह प्लस नंबर का है, किस नंबर का है, माइनस नंबर का है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको पता कैसे चलेगा
कि प्लस नंबर होने पर तो हम कौन सा लेंस चढ़ा रहे हैं और माइनस होने पर हमें कौन सा लेंस चढ़ रहा है। समझना, मैं अभी आपको बस ये बताऊंगा कि जब आपने इससे डॉक्टर ने कहा कि बेटा नंबर जो है ना तुम्हारा वो +2 है और -2 है, तो मैं बस आपको यहां ये बताने वाला हूं कि +2 का मतलब तो यह लेंस होता है और -2 का मतलब यह लेंस होता है। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि सर आप मुझे ये भी बताइए कि कौन से दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। ये हम पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा मानव नेत्र, वहां पर ये आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दोष होने पर कौन सा लेंस लगाया जाता है। फिलहाल आप प्लस और माइनस याद रखिए। देखो अभी आपने कार्तेशियन परिपाटी पढ़ी थी, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। अभी आपने क्या पढ़ी थी, कार्तेशियन परिपाटी, और कार्तेशियन परिपाटी में मैंने आपको एक तो पढ़ाया था उत्तल लेंस और एक क्या पढ़ाया था मैंने आपको, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए आप जानते हैं जो उत्तल लेंस है आपका, उसके लिए फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, धनात्मक। क्योंकि कहां बनता है, दाईं ओर होता है मुख्य फोकस। तो जब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा ना, क्या आपने लेंस की क्षमता का फॉर्मूला पढ़ लिया, P = 1/f। जब उत्तल लेंस के लिए F धनात्मक है तो P भी तो क्या होगा, धनात्मक। बोलो होगा नहीं होगा, क्योंकि P की जो वैल्यू वो किस पर निर्भर कर रही है, F ही पर तो निर्भर कर रही है। तो जब F धनात्मक तो P भी धनात्मक, तो P भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अवतल लेंस के लिए आप जानते हैं कि F कैसा होता है, नेगेटिव, तो P भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि आप ये सीख गए, यदि आपसे भी कभी डॉक्टर ये कहे कि बेटा +2 नंबर चढ़ रहा है तुम्हारे, +1 नंबर चढ़ रहा है, तो समझ जाना कौन सा लेंस चढ़ रहा है, उत्तल लेंस। और यदि कहे आपके माइनस का चढ़ रहा है तो समझ जाना कौन सा चढ़ रहा है, अवतल। रटोगे तो भूल जाओगे, सिर्फ याद रखो। आपसे सवाल देगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको मैं फोकस दूरी दे दूं और कहूं क्षमता ज्ञात करो, तो आसान है, P = क्या, 1/f। बस इतना याद रखना, F मीटर में होनी चाहिए। F मीटर में है तो अपन आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो पहले कैसे बदलेंगे, मीटर में। चिंता फ्री रहो, सवाल करेंगे हम। जब पूरा हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर आंगिक प्रश्नों की तरफ चलेंगे चैप्टरों के, तो वहां पर आपको ये चीजें हल हो जाएंगी। तो बस इतना सा याद रखिएगा, रटो मत। ये आप जानते हैं उत्तल लेंस के लिए F धनात्मक होती तो P भी धनात्मक होगा, और अवतल लेंस के लिए F कैसी होती है, नेगेटिव, तो P भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रकाश वाले चैप्टर को पूरा कर चुके हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहा है इस चैप्टर में कि जितना आपको बेसिक चीजें बताई जाएं वो मेरी तरफ से बता दी जाएं। मैं आपको ऑनलाइन क्लास में वही समझा रहा हूं जो मैं ऑफलाइन क्लासों में भी बच्चों को बताता हूं। मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा, एक एक बारीक से बारीक चीजें लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे आपको वो चीजें दिमाग में क्लियर हो। विज्ञान है और विज्ञान में आप रट्टा नहीं मार सकते। ये नहीं है कि आपने चीजें रटी और रट करके आप सिर्फ पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर आता है दिमाग का। और विज्ञान में यदि आप 100 नंबर ला पा रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए आपकी परसेंट रुकने वाली नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अब अगली क्लास में हमारा चैप्टर होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। इस चैप्टर को पहले घर जाके पढ़िएगा। कल इस चैप्टर की PDF और चैप्टर नंबर 3 की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। पहले चैप्टर की मैं करवा चुका हूं, दूसरे की करवा चुका हूं, तीसरे और इस वाले की करवा दी जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो पूरी होती जाएंगी आपको प्रत्येक चैप्टर की PDF भी टेलीग्राम पर मिलती जाएगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि वहां पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पाएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालता हूं वहां पर, अभी इसमें चल रहे हैं 200 से ऊपर ऊपर के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत काम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।